नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। दिल्ली सरकार ने तो डीजल के रेट कम कर अपनी जनता को राहत दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता पर कब मेहरबान होगी, इसका इंतजार जनता को है। दूसरी खबर में बात होगी रेत माफियाओं की। प्रदेश में किस तरह रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसकी एक तस्वीर रेहटी से सामने आई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे कोरोना संकट काल के बीच अब सरकार ने प्रदेश के जेल में बंद कैदियों के परिजनों को कौन सा तोहफा दिया है। चौथी खबर में बात प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। पांचवी और अंतिम खबर बुरहानपुर के खकनार से, जहां सरकार और प्रशासन की अनदेखी से बेशकीमती जड़ी बूटियों का खजाना नष्ट हो रहा है। तो इन 5 खबरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी पेट्रोल डीजल की। दिल्ली में गुरुवार आधी रात से डीजल 8.36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, यानी करीब 8.5 रुपए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है। वैट में इस कटौती से दिल्ली में डीजल का दाम 82 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 73.64 पैसे यानी 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। लेकिन इधर मध्य प्रदेश सरकार एक साल में पेट्रोल पर 9% और डीजल पर 8% टैक्स बढ़ा चुकी है। 13 जून 2020 को सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपए एडिशनल टैक्स बढ़ाया था। सरकार लॉकडाउन के बाद भी पिछले साल के बराबर कमाई कर चुकी है। इसके बावजूद सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने पर कोई फैसला नहीं ले रही। वाणिज्यिक विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य सरकार को 15 जुलाई 2020 तक कुल 2400 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। पिछले साल 30 जुलाई 19 तक भी राज्य सरकार की कमाई 2400 करोड़ रुपए के आसपास ही रही थी। 20 मार्च के बाद 70 दिन के लॉकडाउन में फिर आवाजाही में नियंत्रण के चलते पेट्रोल डीजल की बिक्री पिछले साल से 30% तक कम रही थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस के आंकड़े बताए, जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रोजाना 2.20 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल बिक रहा था। मार्च 20 तक ये बिक्री 2.15 करोड़ रुपए प्रति लीटर 15 करोड़ लीटर प्रतिदिन रही, जो जुलाई में 1.70 करोड़ लीटर के आसपास चल रही है। अब मध्य प्रदेश की जनता को इंतजार है कि दिल्ली सरकार की तरह मध्य प्रदेश की सरकार कब जनता पर मेहरबान होगी, क्योंकि कोरोना का संकट तो दिल्ली में भी चल रहा है, फिर वहां राहत और यहां आफत क्यों। और जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो दिल्ली में तो राहत मिली वैभव, लेकिन मध्य प्रदेश में कब। आफत का समय तो उस वक्त भी है, लेकिन राहत दिल्ली सरकार ने दी, केजरीवाल सरकार ने दी। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि राजस्व की कमी हो या अर्निंग में कोई प्रतिशत कम हुआ हो। लगभग पिछले बार के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ठीक है, संतुष्टि के आंकड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश वासियों को अब इंतजार है कि मध्य प्रदेश में कोई कदम ऐसा उठाया जाए। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है या होगा भी? फिलहाल लगता तो नहीं है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी जो कि प्रदेश की जनता को राहत देने वाला हो। हालांकि पिछले साल भी 2400 करोड़ रुपए की कमाई ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर हुई थी। और इस साल बिक्री पेट्रोल डीजल की कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर सरकार ने 1% तक का जो 13 जून को टैक्स लगाया था, उससे प्रदेश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गए थे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों पर जो वैट टैक्स था, जो 30% लगता था, उसको 16% किया है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। और अब मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा तो हमेशा ही मांग की जा रही है कि कोरोना काल में लोगों के पास नौकरियां नहीं है। अगर ऐसे में आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा असर माल परिवहन पर पड़ता है, जिसके चलते महंगी सब्जियां होंगी, महंगा किराना होगा। और माल परिवहन के तहत जो ट्रांसपोर्ट संचालक, उनका भी यही मांग थी कि हमको भी थोड़ी सी रियायत दी जानी चाहिए, ताकि पेट्रोल डीजल के अगर आप दाम कम करेंगे तो उसकी सीधी जो फायदा होता है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को ही मिलेगा। और कई बार इस संबंध में चाहे सीएम से भी सवाल पूछा जा चुका है, गृह मंत्री से भी सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन दो टूक जवाब मिलता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस वक्त ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार को अदा करना है। और अब हम पेट्रोल और डीजल के आंकड़ों पर बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है। जनता मांग करती है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया जाए, लेकिन उनकी मांग को सुनता नहीं है। 1% टैक्स लगाया जाता है। जब विपक्ष आंदोलन करता है तो
दो कदम बढ़ते हैं और एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा कि अगर सरकार की आमदनी कम हुई है तो आम लोगों की आमदनी में भी कोई इजाफा हुआ नहीं है। कोरोना संक्रमण ने बराबर रूप से हर किसी को प्रभावित किया है। तो अब जब आप कमाई कर चुके हैं, पिछले साल 2400 करोड़ रुपए की कमाई आपने पेट्रोल डीजल से की थी, इस साल भी 2400 करोड़ रुपए की कमाई आप पेट्रोल डीजल से कर चुके थे। जब आपकी कमाई पूरी हो चुकी है तो अब जो आने वाला समय है उसको केजरीवाल सरकार के तहत राहत मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम होगा तो सीधा स्पष्ट है इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा और महंगाई कम होगी। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पेट्रोल डीजल में जब कमी आती है तो उसका सीधा असर दूसरी चीज़ों पर पड़ता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें उन पर भी पड़ता है और तमाम ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से कई हद तक महंगाई में भी कमी देखी जाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसकी आस मध्य प्रदेश वासियों को है, लेकिन कब होगा या होगा ही नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप राहत फिलहाल ना लीजिए, पेट्रोल डीजल उतनी ही कीमत पर मध्य प्रदेश में बिकेगा जितना आप अब तक खरीद रहे थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया अब तो पुलिस के जवानों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला नरसुल्लागंज के रहटी से है, जहां एक आरक्षक ने जब रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना चाहा तो ट्रैक्टर चालक ने आरक्षक के ऊपर ही अपना वाहन चढ़ा दिया। दरअसल जहाजपुरा रेत खदान पर रात को कीट मकोड़ियों के 3 ट्रैक्टरों से माफिया अवैध रेत ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर सलकनपुर चौकी प्रभारी राजू मखौर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां आरक्षक धर्मेंद्र ने रोकने का प्रयास किया तो माफिया ने उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद आरक्षक धर्मेंद्र प्रधान को गंभीर हालत में होशंगाबाद रेफर किया गया। इस घटना में आरक्षक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संज्ञान लिया है, तो विपक्ष की तरफ से कुणाल चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है। आरक्षक धर्मेंद्र यादव नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं होशंगाबाद में। उसने बताया कि उसको टक्कर लगी है और उसका एक पैर में फ्रैक्चर है और उसको वहां पर भर्ती किया गया है। दोनों ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं, एक व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ अभी जारी है। जहां कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में माफिया भगता फिरता था, वो माफिया आज राज कर रहा है और आज मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जिस प्रकार से आरक्षक को मारा है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, ये इससे समझ में आता है कि पूरे प्रदेश में अराजकता है। माफिया सरकार की जगह सरकार को चलाने का काम कर रहा है। और इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है जब रेत माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी खड़े हों और उन पर हमला ना हुआ हो। लेकिन आखिर क्यों इन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं वो पुलिस को भी नहीं बख्शते, उन पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे में कब इस तरह के हमले रुकेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। संवाददाता अभय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, अमित शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और भी जानकारी देने के लिए। अमित, क्या कुछ इस वक्त हालात निकल कर आया और अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जी, जिस हिसाब से ये घटना देर रात की बताई जा रही है, उस दौरान जब पुलिस विभाग से पूरा हमला, जब ये अवैध रेत परिवहन को रोकने के लिए गए, उस दौरान एक आरक्षक है धर्मेंद्र, उनके ऊपर एक ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिनका इलाज अब होशंगाबाद में चल रहा है। वही देखा जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस पहले भी करती रही है, लेकिन क्षेत्र में जिस हिसाब से इस समय अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है, जबकि देखा जाए यहाँ पे तो 144 धारा लगी हुई भी है, उसके साथ NTRG की रोक भी लगी हुई है। ये सब होने के बावजूद यहाँ पे निरंतर अवैध उत्खनन नर्मदा में जारी है और कहीं ना कहीं पुलिस भी उसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पा रही जिसे हर एक आम आदमी, यहाँ का जो नागरिक है, वो चाहता है कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। और आए दिन पुलिस पे इस प्रकार के जो घटनाएं सामने आई, इससे पहले भी सामने आई थी, जहाँ अभी कुछ दिन पहले नरसुल्लागंज में भी एक आरक्षक के ऊपर संपर्क चढ़ाने की कोशिश की गई थी, ये जानकारी भी निकल के सामने आई थी। उसके साथ अभी 30 तारीख, माफ कीजिए 26 तारीख के दरमियान रात भी एक गोली चलाने की जो घटना है लाड़कू चौकी के सामने देखी गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और प्रशासन कहीं भी इसमें अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। यानी अपराध तो बढ़ ही रहा है और ऊपर से जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पुलिस पर ही हावी हो रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बताया। और अब हम अगर बात कर रहे हैं रेत माफियाओं की, तो रेत माफिया किस तरह से लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं। कोई कठोर कार्रवाई इन माफियाओं के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके ये सब रुकेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक तो जो
बहुत ही ज़मीनी तबके के इनके लोग होते हैं, यानी ड्राइवर हुआ, रेत खदानों पर काम करने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन जब तक माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक इस तरह के हमले बहुत ही मुश्किल है कि रुक पाएं। बहरहाल शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। 3 ट्रैक्टर माफिया थे, अवैध रेत ले जा रहे थे। आरक्षक धर्मेंद्र ने उन्हें रोका, उस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। लेकिन कब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संकट काल के बीच ईद और रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने मध्य प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के परिजनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे। इस योजना का शुभारंभ जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों के परिजनों को बुलाकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुलाकात के बाद परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल महामारी के रूप में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। इससे जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। कोविड के कारण से भेंट बंद है 2-3 महीने से, तो उत्कंठा तो होती है हर परिवार की, अपने परिवार के लोगों को जानने की, हालचाल जानने की। भेंट मुलाकात बंद ने तो एक मध्य मार्ग निकाला है मुलाकात का, कि वो सीधा संवाद कर सकेंगे अपने स्वजन से, अपने परिजन से, हालचाल जान सकेंगे। और इसलिए त्योहारों के इस महीने में ये मुलाकात चालू की। ये घर पर बैठकर मोबाइल से भी ये भेंट मुलाकात की जा सकती है और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कोविड तो एक अच्छी पहल, और ऐसा सोचा नहीं था कि जेल में बंद जो कैदी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीसी के ज़रिए अपने परिजनों से मुलाकात भी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वक्त है ये दूरियां बढ़ा तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने अपनों से बात नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते। तरीका तो आम है, लेकिन जेल में बंद कैदियों के लिए खास सोचा है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। इस तकनीक का सही तरीके से उपयोग शायद मुझे लगता है यहाँ किया गया है। बिल्कुल, कहा जाता है एक तरह से कि कभी कभी रिश्तों में दूरियां जरूरी होती हैं, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि रिश्तों में सच में दूरी होनी चाहिए, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच पाएंगे। कल सवाल दूसरा है, जो कोरोना का संक्रमण से कैदियों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक नवाचार किया गया है। ईद और रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। इस त्योहार के अवसर पर जो जेल में बंद कैदी हैं अपने परिजनों से मुलाकात कर सके, क्योंकि लंबे समय जब से कोरोना का संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई, सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि जब तक कोरोना का संक्रमण है तब तक जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में सरकार ने नवाचार करते हुए मुलाकात की आज से शुरुआत किया है, शुभारंभ किया है। गृह जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले से इसका शुभारंभ किया गया। कई जो कैदी हैं उनके परिजन आज नरोत्तम मिश्रा के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए अपने जेल में बंद परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हमने देखा कि परिजनों की आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि अपने जो चाहने वाले होते हैं, अपने भाई होते हैं, किसी के पति जेल में बंद हैं, किसी के पिता बंद हैं, और ऐसे जो कैदी हैं तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनकी आंखों में आंसू भरा है। हमने बात भी की, जो परिजन नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा एक अच्छी कोशिश की है, इससे हमारे जो परिजन हैं कोरोना से बच सकते हैं और उनके हम हाल चाल भी ले सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भी यही कहा कि त्योहार के मौके पर हर कोई अपने परिजनों से मिलना चाहता है, इसलिए हमारे द्वारा इस नवाचार की शुरुआत की गई है और हम इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि परिजन के द्वारा एक सुझाव भी दिया गया कि सरकार को कैसी कोशिश करे जिसके जरिए पूरे ही परिवार के लोग अपने जो जेल में बंद कैदी उनसे मुलाकात कर सके। अब सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ईद और रक्षाबंधन से पहले सरकार ने नवाचार करते हुए जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलाने की जो कोशिश की है, एक अच्छी पहल कही जा सकती है। शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। एक अच्छी पहल। देखिए, अगर जेल में बंद कोई कैदी है तो वो सिर्फ कैदी ही नहीं है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, और ऐसे में जब कोरोना काल में दूरी बनाना ही ज़रूरी है, तभी कोरोना भागेगा, तभी कोरोना से आप बच सकते हैं। तो ऐसे में कैसे मुलाकात की जाए, तो एक नवाचार मध्य प्रदेश में किया गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका शुभारंभ करवाया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 834 नए मरीज मिले। प्रदेश में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जून में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,592 था, जो जुलाई में 17,315 पहुंच गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राजधानी भोपाल में ही है। यहां जून में मरीजों का आंकड़ा 1432 था, जो जुलाई में
3587 पर पहुंच गया। गुरुवार को भोपाल में 218 मरीज मिले, तो वहीं लॉकडाउन के 7वें दिन यानी शुक्रवार को भी राजधानी भोपाल में 166 नए मामले सामने आए। सीएम शिवराज भले ही खुद कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में हैं। वो अस्पताल से ही दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जहां जरूरी होगा वहां लॉकडाउन रहेगा। मंत्री, सांसद, विधायकों के सार्वजनिक दौरों पर 14 अगस्त तक रोक रहेगी। धरना, प्रदर्शन और रैली आयोजित नहीं की जाएंगी। अगर अब जनप्रतिनिधि और अधिकारी बिना मास्क के पाए गए तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यानी जो नियम है उन्हें सभी, हर आम और खास को फॉलो करना होगा, पूरा करना होगा, वरना चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, जुर्माना तो उन पर भी लगा दिया जाएगा। के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि 14 तारीख तक कोई भी मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। सांसद, विधायकगण, जनप्रतिनिधि जो माइक लग के जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं करेंगे। महती आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है, सभी स्थानों पर डबल हुआ है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। लेकिन अच्छा ये है कि हमारी रिकवरी और ऑक्यूपेंसी दोनों बहुत अच्छी है हमारे पास। कोरोना तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते आंकड़े ये बताते हैं कि जरूरत है कि सभी, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायकों को, अब उन्हें भी मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि ना पॉलिटिशियंस बच पा रहे हैं और ना आम जन जो घर में बैठा हुआ है, क्योंकि कई बार हिस्ट्री ही नहीं पता चल रही है, कई बार उनका किससे वो मुलाकात किए हैं और क्यों उन्हें कोरोना हुआ ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिक्ट होना सरकार के लिए जरूरी था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित है, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल में बैठकर भी। चलिए, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कोरोना तो बढ़ रहा है, इसके साथ जीना भी हमें सीखना है, ये पहले ही बता दिया गया है, लेकिन ऐसे में ये बात बहुत समझने वाली है कि देखिए, कोई भी हो मास्क पहनना जरूरी है, और यही वजह है शायद थोड़ी सी लापरवाही बरती होगी हमारे राजनेताओं ने, और देखिए बीजेपी में तो कतार लग गई। बिल्कुल निश्चित रूप से कि न केवल मास्क पहनना जरूरी है, बल्कि सही तरीके से पहनना चाहिए और सही क्वालिटी का मास्क पहनना भी जरूरी है। क्योंकि अभी हमने देखा कि N95 मास्क को लेकर WHO ने गाइडलाइन जारी की। कई सारे नेताओं को हम देख रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे थे। सरकार पहले से भी आम आदमियों पर तो जुर्माने लगा रही थी, लेकिन जो अफसर थे, ब्यूरोक्रेट्स थे या नेता है, हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देख रहे हैं या वो गाइड देते हैं कि उनके मास्क या तो गले में लटके होते हैं या वो मास्क ही नहीं लगाए होते हैं। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं या पब्लिक के बीच में भी गलत मैसेज जाता है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो 7वां दिन आज लॉकडाउन का, और 166 नए मामले सामने आ गए। और अब कोरोना ऐसे नए क्षेत्रों में मिल रहा है, रेवेरा टाउन है, अरेरा कॉलोनी है, CI कॉलोनी है, ऐसे नए नए क्षेत्रों में मिल रहा है जहाँ की पहले जो मरीज आए थे वहाँ नहीं निकले। तो इससे मतलब साफ है कि राजधानी के उन क्षेत्रों में कोरोना ने पैर पसार लिए जहाँ अब तक ये माना जा रहा था कि यहाँ पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं, ये ज्यादा जागरूक हैं, इसलिए कोरोना से बचे हुए हैं। दूसरी एक बात है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने तैयारी की है, कई सारे मेन रोड्स को काट दिया गया है, उनको बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी हमने देखा आज रचना नगर जो अंडरब्रिज है उसको पूरी तरह बंद कर दिया, सुभाष नगर फाटक बंद है, सुभाष नगर अंडरब्रिज बंद है, ओवरब्रिज का निर्माण हुआ नहीं। तो प्रशासन ने हर वो पूरी सख्ती बरतने की कोशिश की है कि लोग कम से कम सड़क पर निकले, और अगर वो निकले तो उनको इतना ज्यादा घूमना पड़े कि या तो अगर वो किसी जरूरी काम से निकले हैं वो जाएं या वो घरों में कैद रहे। क्योंकि लगातार ये सरकार का मानना था, स्वास्थ्य विभाग का मानना था कि लॉकडाउन के बाद 3 से 4 दिनों के बाद इस मामलों में कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 7वां दिन है आज, तो 6 दिन तक 200 के आसपास आंकड़ा रहा और 7वें दिन भी 150 से ज्यादा मरीज मिले हैं जी। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसा कल भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, तो आज भी संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को और बढ़ाया भी जा सकता है। और किस प्रकार से सरकार ने तैयारी की, और ये कहा गया है कि 14 अगस्त तक नेता, मंत्री, विधायक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करे, बाहर ना निकले। तो एक ये संभावना बनती जा रही है कि अगर 2-3 दिनों के अंदर राजधानी में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ और ये 3 दिन अगले 100 से ऊपर केस निकलते हैं, तो ये तय मानकर चला जाए कि फिर 14 अगस्त तक राजधानी भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो अभी भी नहीं अगर कंट्रोल होगा कोरोना तो 14 तारीख तक और ऐसे लंबा किया जा सकता है, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुरहानपुर के खकनार में सरकार और प्रशासन की अनदेखी से बेशकीमती जड़ी बूटियों का खजाना नष्ट हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बादलखोर के जंगल की, जो ना सिर्फ पर्यटन स्थल है बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज यहां की स्थिति ये हो गई है कि लोग मुश्किल से वहां पहुंच पाते हैं। लोगों को 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता है। यहाँ अभी तक ना तो बिजली पहुंच पाई और ना ही पानी की कोई सुविधा है। देखिए, पहाड़ों के बीच बसे इस प्राकृतिक सौंदर्य पर हमारी रिपोर्ट। पहाड़ों से बहते प्राकृतिक झरनों, चट्टानों से बनी गुफाओं और बेशकीमती जड़ी बूटियों से भरा बादलखोरा का जंगल न सिर्फ पर्यटन बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके बीते कई दशक से यह अपने संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास की राह देख रहा है। सरकार और जिले के प्रशासनिक अफसरों की अनदेखी के कारण न सिर्फ इसका नैसर्गिक सौंदर्य बल्कि यहाँ मौजूद बहुमूल्य जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का खजाना भी नष्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों के काफी प्रयास के बाद वन विभाग ने जरूर इस स्थल के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से 2 साल पहले एक प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन और पर्यटन विकास निगम को भेजा था, लेकिन यह प्रस्ताव तब से फाइलों में कैद है। इसे आगे बढ़ाने के लिए ना तो जिला प्रशासन ने प्रयास किए और ना ही जनप्रतिनिधियों ने सार्थक पहल की है। लगभग मैं 30-35 साल से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कम से कम भी कितनी सरकार आई और गई। यहाँ का एक कम से कम भी रोड तो क्या है, जरा सा भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से नदी है, कम से कम 4-5 नदी लगती है और इतनी पब्लिक आती है श्रद्धालु, तो उनको बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। कितनी बीजेपी कितनी कांग्रेस है, पर यहाँ इधर कोई सुनवाई नहीं करी। एक ग्राम पंचायत चिल्लारा से लगभग 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हुसारनी जो है यहाँ से 3-4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप क्या चाहते हो सरकार से? मैं सरकार से चाहता हूँ कम से कम यहाँ रास्ते की सुधार हो जाए। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही बादलखोरा के तार भगवान राम से जुड़े होने का दावा भी यहाँ रहने वाले संत महात्माओं और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी जड़ी बूटियों का पूरा पर्वत उठाकर ले गए थे। परेशानी तो ये है बादलखोरा में कि यहाँ ये प्राचीन काल से बहुत विख्यात है। यहाँ से बहुत दूर दूर के संत महात्मा और जो मंत्री संतरी जंत्री सभी पधारे हैं, पर यहाँ जो आने जाने के लिए जो दिक्कत है रोड, ये काम अभी तक नहीं हुआ। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये पर्यटन स्थल में हो जाए और ये रोड और पुलिया हो जाए। तो जो पब्लिक इसलिए आती है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ संत मुनि जो सिद्ध पुरुष है उनके दर्शन होते हैं और ज़्यादातर तो आदमी को आनंद ज़्यादा मिलता है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बादलखोरा का जंगल वन विभाग की बोदरली रेंज में आता है। इससे लगी ग्राम पंचायत चिल्लारा है, जहां से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर यहां तक पहुंचा जाता है। चिल्लारा से कुछ दूर तक तो वाहन जाते हैं, लेकिन वहां से आगे का करीब 5 किलोमीटर का सफर या तो बाइक के सहारे तय करना पड़ता है या फिर पैदल। कच्चे और पथरीले रास्ते के साथ बीच में कई नदी नाले पड़ते हैं, जिनमें पुल पुलिया भी नहीं है। ना यहाँ पानी पीने के लिए शुद्ध पानी है और ना ही अभी तक बिजली पहुँच पाई है। बहुत पुराना स्थान है बादलखोरा नाम से। यहाँ पर शासन द्वारा कभी यहाँ रोड बन जाए, पुलिया बन जाए, क्योंकि चिल्लारा से यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। बादलखोरा के नाम से पर्यटन स्थल है। ये बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु जिले से, बुरहानपुर जिले से बार दूर दूर के लोग, महाराष्ट्र से और MP के लोग आते हैं। बहुत भीड़ भाड़ होती है। जैसे नाग पंचमी हो गई, अपने ये शिवरात्रि हो गई, ऐसे अमावस पुण्य हो गई, तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। पुलिया बन जाए और रोड बन जाए तो बहुत शासन से योजना के अनुसार या कोई भी शासन ने विधायक मत से या सांसद निधि से भी कोई व्यवस्था मिल जाए तो हमने कोई प्रयास नहीं किया। समिति वाले ने तो अभी प्रस्ताव वगैरह भेजे हैं, पंचायत से भी भेजे हैं, कुछ समिति बनी यहाँ पर। शासन को जैसा सांसद विधायक दिए प्रस्ताव भी, लेकिन शासन को ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आप तो कोई देखने नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं। पब्लिक बहुत आती जाती है, कहीं गिर पड़ जाती है, रास्ता बहुत ख़राब है। तो कभी ये शासन से मतलब रोड बन जाए, पुलिया बन जाए तो सब लोगों को फायदा। ग्राम पंचायत चिल्लारा से बादलखोरा जंगल का रास्ता 5 किलोमीटर का है।
वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। रास्ते में एक बड़ी मोहना नदी और 2 नाले भी आते हैं जिनमें पुल पुलिया भी नहीं है। पर्यटकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कई बार राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और कलेक्टर आए, लेकिन समस्या का हल नहीं कर पाए। पर्यटन नगरी बुरहानपुर में बादलखोरा जंगल तक पहुंचने के लिए सड़कें तक नहीं होने से, जिसके चलते यहां आने वाले सैलानी कई बार इन धरोहरों के जर्जर रास्ते देखकर बगैर धरोहर को निहारे ही लौट जाते हैं। खकनार से अनादि टीवी के लिए किशोर चौहान की रिपोर्ट। तो बुरहानपुर के खकनार के करीब बादलखोरा के जंगल, जो न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनेता यहाँ आते हैं, चले जाते हैं, वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कुछ यही आलम यहाँ का भी है। किशोर संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हालात तो देख लिया हमने किशोर, लेकिन अब कब वो फाइलें खुलेंगी, कब वो कागज़ वापस बाहर निकलेंगे जो इस क्षेत्र में कुछ विकास कर पाएंगे? पर्यटन की दृष्टि से ही अगर इसे डेवलप कर लिया जाए तो राजस्व ही बढ़ेगा। किशोर, आवाज मिल रही है किशोर? तो मंदिर भी है यहाँ, प्राकृतिक सौंदर्य भी, लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। खूबसूरत जगह, लेकिन साधन कुछ नहीं। किशोर, अब कब आखिर यहाँ पर काम होगा? कागज कब खुलेंगे? फाइलें कब निकलेंगी? कुछ पता चल पा रहा है आखिर इसके विकास के बारे में? यहाँ पर कुछ बनाने के बारे में सोचा भी गया है या नहीं? जी पारुल जी, बताना चाहूँगा कि जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बादलखोरा का जंगल वन विभाग की बोदलरी रेंज में आता है, लेकिन ये बादलखोरा ऐतिहासिक होने के बावजूद भी बेशकीमती जड़ी बूटियों से भरा बादलखोरा का जंगल न सिर्फ पर्यटन बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके बीते कई दशक से अपने संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास की राह देख रहा है। सरकार और जिले के प्रशासनिक अफसरों के अनदेखी के कारण न सिर्फ इसका सौंदर्य बल्कि यहाँ मौजूद बहुमूल्य जड़ी बूटियों का भी वनस्पति का खजाना नष्ट हो रहा है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोशिश की जा सकती है, अगर नियत साफ हो तो ऐसी जगहों को डेवलप करने की। पर्यटन के क्षेत्र में कई कीमती जड़ी बूटियां यहाँ पर हैं उसके हिसाब से, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? राजनेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं और फिर बाद में सिर्फ जनता ही इन चीज़ों को याद करती है। बहरहाल 5/4/5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।